साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में हमारा हिंदी साहित्य का पेपर हो चुका है, संपन्न हो चुका है। उसका जो सेकंड पेपर है हिंदी के क्वेश्चनों की तो हमने बात कर ली थी और मैंने पूछा था कि भई फर्स्ट पेपर के भी करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? तो आप में से कई साथियों ने कहा कि करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि करवा देता हूँ क्योंकि अब की बार पेपर थोड़ा आसान था। प्रश्न बहुत से याद भी रह गए और प्रीवाईक्यू भी रिपीट हुए हैं, तो जो याद हो गए वो मैं आपको बता देता हूँ। और हमारे लिए तो ये लाभकारी है ही क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रश्न आए हैं। साथ ही साथ जिनका साथियों का पेपर अब होने वाला है उनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन-कौन किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो इसी में से रिपीट हो जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये हमारे जो पहले वाले साथियों का हुआ है उससे डायरेक्ट रिपीट हुए हैं। तो चलिए हमारी बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आए हैं और उनका आंसर क्या-क्या है। जल्दी-जल्दी से अपना बिना समय व्यर्थ किए करते हैं। गणित और रीजनिंग से देखें, ये मैं केवल साधारण रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा या लॉजिकल रीजनिंग के जो 2-3 अलग क्वेश्चन और आए थे वो आगे रखे हुए हैं। तो एक तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आया था, 1024 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। 50% दर थी सालाना, लेकिन उसने कहा था कि भाई 6 माही पर निकालना है, तो 4 बार निकालना पड़ेगा। हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे भी लगेगा, मतलब जो ब्याज आएगा ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो इसका उत्तर 2500 होगा। ये कॉमन सेंस से भी हो सकता था। एक ऑप्शन इसका 2048 था, कईयों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और बोला 2048 और खुश थे कि हाँ ठीक करके आए हैं, लेकिन वो गलत था। और 2 ऑप्शन तो 5124 5000 से ऊपर थे, उनकी तो कोई वो ही नहीं थी। तो सिंपल अगर कॉमन सेंस से करते तो ये हो जाता और इसका सही बिल्कुल सटीक आंसर 2500 है, इसमें कोई शक नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ था श्रृंखला का, पूछा था कि इसका 11वां पद बताओ। इसमें जो सम है विषम संख्या थी वो तो दे रखी थी माइनस की और सम संख्या दे रखी थी प्लस की, और नीचे वालों का दुगुना होता जा रहा था। 1/2, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, इस तरह से होता जा रहा है। तो इसका क्योंकि 11वीं बुझी है तो माइनस की संख्या आएगी। माइनस का 1/2048 उसका सही आंसर था। एक आलू और टमाटर का प्रश्न आया था कि इतने किलो आलू हैं, इतने किलो टमाटर हैं 100 रुपये के, इतने किलो आलू इतने रुपये टमाटर, ये 110 रुपये के। तो टमाटर का भाव बता दीजिए कितने रुपए किलो है। तो उसमें टमाटर तो 10 रुपये किलो थे, आलू 20 रुपये किलो थे, तो टमाटर का बूझा था 10 रुपये केजी थे। सिंपल सा आंसर था। एक श्रृंखला आई हुई थी BBCDF और ये 8 तो दिए हुए थे और पूछा था कि इसका 10वां पद बताओ क्या हुआ। तो ये आपको देखने में लग सकता मुश्किल था, लेकिन मुश्किल नहीं था। देखिए BB में कोई फ़र्क नहीं है, 0 का फ़र्क है, फिर BC में 1 का फ़र्क है, फिर 0 1 को 2 जोड़ दे तो फिर 1 का फ़र्क होगा CD में, फिर 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 1 के जोड़े तो फिर 2 का फ़र्क, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 का, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 का, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, 13 और 8 को जोड़ेंगे। इस तरह से श्रृंखला का ये प्रश्न था। अगर गैप निकाल कर ये देख लेते तो ये प्रश्न हो जाता आसानी से। तो ये तो थे हमारे गणित के प्रश्न, इनको गणित में भी मान सकते हैं और इन 2 प्रश्नों को 2 और 4 वाले को तो रीजनिंग में भी मान सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के आगे रखे हुए हैं। एक अनुसंधान प्रक्रिया के चरण होते हैं, उसको क्रम से लगाने में आया हुआ था प्रश्न। अनुसंधान समस्या का निर्माण और समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, फिर परिकल्पना हमारी हाइपोथेसिस, फिर उसका प्रारूप तैयार करना और आंकड़ों और तथ्यों का संकलन, आखिर में विश्लेषण। इस तरह से ये क्रम में लगाना हुआ आया हुआ था। एक आया हुआ था SO2 जो गैस है उसके पर्यावरण पर
क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन वैसे मुझे आता नहीं था, लेकिन क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि ओजोन परत का क्षरण होता है, सबसे ज़्यादा हम पूछा था तो मुझे ये पता था कि सीएफसी करती है ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण। तो मैंने वो ओजोन परत वाला हटाया तो हो गया। उसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, अम्लीय वर्षा दिया हुआ था, जो 2 पे अम्लीय वर्षा दे रखा मैंने ये दिया हुआ था, मिट्टी और जल का अम्लीयकरण दिया हुआ था, और श्वसन संबंधी बीमारियां, ये 3 चयन करने थे। और अगर वो भी हटा देते ना कि इससे ओजोन परत का क्षरण होता है, तो ये प्रश्न हमारा बन जाता। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ था, सन 1864 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एलएलडी था या ये कोर्स शुरू किया गया था। एक मतलब ये इसकी शुरुआत, ये डिप्लोमा था, कोर्स था, क्या था, इसकी शुरुआत किन किन यूनिवर्सिटी में की गई थी। ऑप्शन में थे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, इलाहाबाद। ABCBCDCDE तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये भी प्रश्न वैसे मुझे आता नहीं था। ये तो पता था कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुई थी, पंजाब के 1882 में और इलाहाबाद के 1887 में हुई थी। तो मुझे एक बात पता चल गई कि इलाहाबाद के 1887 में हुई है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। और 3 ऑप्शन में यही दिया हुआ था, तो ये प्रश्न भी अपने आप सोल्व हो गया। और इसका आंसर था ABC, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। पंजाब उसमें नहीं था, ABC था उत्तर में। तो ये प्रश्न इस तरह ट्रिक से सोल्व हो गया। एक ये तो आसान सा था, मेमोरी यूनिट को क्रम से लगाई, ICT का प्रश्न था। KB, MB, GB, TB, PT, ये 500 दे रखे थे और कहा था कि भाई इसको क्रम से लगाइए। तो ये मेरे ख्याल से आप सभी ने आसानी से कर लिया होगा। एक इनमें से मालवेयर हैं, वो चयन करने थे। तो वायरस भी दिया हुआ था, वायरस था, वॉर्म था, ट्रोजन हॉर्स था, और नहीं वॉर्म शायद नहीं था, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर था, ये तीनों थे। ये चयन करने थे, मालवेयर से प्रश्न ये आया हुआ था। एक ICT से आया हुआ था मिलान करने में, ईमेल था, ऑडियो था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था और एक प्रोजेक्टर था। ईमेल में तो क्या था, लिखित जो मैसेज होता है वो तो ईमेल से मिलाना था, ऑडियो में जो श्रवण वाला था वो ऑडियो से मिलाना था। तो ये प्रश्न भी आसानी से हो गया था। एक सैंपल कलेक्शन से आया हुआ था कि एक सीधा सैंपल, एक अकेला सैम्पलिंग लिख रखा था, इस पे सिंपल रैंडम नहीं लिखा था। अकेला सैम्पलिंग में प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने की संभावना है। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेफिल्ड सैम्पलिंग, ये चारों में मिलान करने में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था। एक SMCR का मॉडल है, ये मॉडल किसका है मैं आपको बता दूं। ये हमारा मॉडल है, इसमें जो S का अर्थ है सोर्स, M का अर्थ है मैसेज, C का अर्थ है चैनल और R का अर्थ है रिसीवर। और ये हमारे डेविड बेरलो ने दिया था ये मॉडल 1960 में। तो डेविड बेरलो का नाम दे के पूछा था कि डेविड बेरलो ने जो SMCR का मॉडल दिया है उसमें C का क्या अर्थ है। सीधा केवल C का पूछा था, उसमें कुछ नहीं बता रखा था कि ये क्या है, क्या कुछ है। उन्होंने कहा कि SMCR का जो है मॉडल है डेविड बेरलो का, उसमें C का अर्थ बताओ। तो उसमें C का अर्थ था चैनल, चैनल उत्तर था उसका, बिल्कुल सही उत्तर चैनल ही था। एक MOOCs यानी ओपन ऑनलाइन कोर्स के प्लेटफॉर्म नहीं है पूछा था, और 3 ये ऑप्शन में थे और इसके अलावा जो था वो गलत था। कोर्सेरा भी दे रखा था, एडएक्स भी दे रखा था, फ्यूचर लर्न भी दे रखा था। तो ये 3 तो नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त एक जो उत्तर है वही मुझे याद नहीं आ रहा कि उत्तर क्या है, क्योंकि समृद्धि याद आ रही था, पेपर तो भी आया नहीं है। और क्यों सही सही याद आई, सही भी याद क्या है, सर्च करते ये दिख गए और देखते ही पता चला अरे ये तो ऑप्शन में थे, और उत्तर तो याद नहीं आ रहा क्या था। तो इनके अतिरिक्त जो था वो इसका आंसर था इस प्रश्न का। एक मुक्त विश्वविद्यालयों को क्रम से लगाने का प्रश्न आया हुआ था।
एक मिलान करने में प्रश्न आया था, शिक्षार्थी था, शिक्षक था, सामग्री थी और एक और था। शिक्षार्थी का तो ये था कि वह वो लक्ष्यों को प्राप्त करवाने में सहायक होता है। सामग्री मतलब जो एक व्यापक सामग्री कुछ इस तरह से, और जो लक्ष्यों का प्राप्त करता होता है वो कौन था, वो शिक्षार्थी था। इस तरह से ये भी आसान प्रश्न था। आप सब भी जानते हैं, आप भी पढ़ कर आए हैं, आपने देखा है। जो साथी अब पेपर देंगे उनके तो बताने की ज़रूरत था, आपको तो प्रश्न का हिंट भी मिल जाए तो आप पहचान ही जाते कि ये प्रश्न, हाँ ये आपका माइंड मैपिंग हो जाता है, ये प्रश्न था और हमारा सही हुआ या गलत आपको पता ही चल जाता है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ डिटेल में बता दूँ आपको, तो केवल हिंट दे दूँगा तो भी पता चल जाएगा जो 8 तारीख को मेरे साथ पेपर दे के आए हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था क्योंकि दो ऑप्शन, चौथा और पांचवा इतने नकारात्मक थे उस पर कोई जाएगा ही नहीं चयन करने, तो इसका ABC आंसर था। एक समूह संचार के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, इसके 4 ऑप्शन थे और पूछा था कि समूह संचार कि में क्या आवश्यक होता है, तो सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए, ये ऑप्शन में था। 3 ऑप्शन और थे लेकिन वो गलत थे, तो इसका आंसर क्या होगा कि सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। एक साहित्य समीक्षा से गलत कथन का चयन कीजिए, यह आया हुआ था, 4 कथन सही थे और ये पूछा था कि इसमें गलत कथन कौन सा है। एक कथन गलत था, वो चयन करना था, मतलब 3 सही थे, एक गलत था, वो चयन करना है। वो कुछ शायद इस तरह था कि ये सिद्धांतों पर आधारित होती है, शायद वो गलत था और जो बाकी के थे वो सब ठीक थे। जब हम अतीत से संबंधित रिसर्च करते हैं तो, और नहीं मतलब इस तरह से प्रश्न आया था कि जब हम अतीत से संबंधित रिसर्च करते हैं और वर्तमान में तथ्यों को जुटाते हैं तो ये मतलब अध्ययन की, रिसर्च की कौन सी विधि कहलाती है। तो मैंने तो इसका ऐतिहासिक लगाया था, बाकी आप देख सकते हैं इसका शायद कुछ और भी आंसर हो जाए, क्योंकि जो मैंने लगाया वो ज़रूरी तो नहीं कि सबका सब ने वही लगाया हो या वही आंसर हो। और ऑप्शन मुझे ध्यान में नहीं आए, नहीं तो मैं बता देता, क्योंकि पेपर के समय प्रश्न याद करने थोड़ी बैठते हम कि ये वीडियो बनानी है, तो अब याद आ गई तो बना ली। और दोस्तों ने भी मदद की कुछ प्रश्न याद दिलाने में। एक आया था लॉन्गिट्यूडनल उस पे रिसर्च पे, अनुदैर्ध्य दरिया पे की जनसंख्या पे 5 कथन आए हुए थे और चयन करना था कि इसमें सही कौन कौन सा है, कि मतलब ये 1 साल के कम अंतर में हो ही नहीं सकती है, यह 1 सप्ताह में भी हो सकती है और 1 दिन में भी हो सकती है। अनुदैर्ध्य दरिया से मतलब ये क्या होती है, एक रिसर्च का तरीका होता है। जैसे जनसंख्या होती है 2011 में, 2021 में, 2001 में, तो एक पर्टिकुलर गैप में होती है और आंकड़े को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से। एक पूछा था कि सोलर अलायंस कौन से कोप में हुई, तो कोप 21 उसका सही आंसर था। सोलर अलायंस से संबंधित आया हुआ था तो उसका उत्तर था कोप 21। आपको तो याद आ भी गया होगा शायद। एक अब लॉजिकल रीजनिंग, 2 तो रीजनिंग के प्रश्न मैं वहाँ बता ही चुका हूँ आपको। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ था AEIO, ये दे रही है और कहा कि इनमें से 2 मतलब तथ्य, कौन सा तथ्य सही है। ए का मतलब यहाँ पर जो साथी लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़े उनको शायद ये समझ में नहीं आए कि AEIO क्या लिख दिया। ए का मतलब है ऑल, सभी, सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं, इस तरह से ये 4 का है। और ये वर्ग बनाकर एक सोल्व करने का एक तरीका होता है। अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है और सही कहूँ तो मुझे इसमें कोई एक्सपर्टीज़ भी हासिल नहीं है। मैं खुद एक वीडियो देख कर गया था इसकी, ताकि पर्सन ठीक हो जाए। और इसका था कि यदि ए सत्य है तो ई सत्य होगा, ये ऑप्शन इसका सही था।
एक अनुपलब्धि पर भी एक प्रश्न आया हुआ था कि अनुपलब्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो लॉजिकल रीजनिंग से 2 क्वेश्चन तो हो गए और 2 ये आए हुए थे। अनुपलब्धि से आया हुआ था और एक जैन दर्शन से आया हुआ था कि कर्म से लगाइए। वो मुझे याद नहीं आए कि था क्या। एक तो इंद्रिय कुछ था, 5 वो थे और कहा था कि जैन दर्शन में शायद ज्ञान प्राप्ति के लिए इनको क्रमवार लगाइए। अब वो मुझे 5 याद नहीं आ रहे। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेकिन ये प्रश्न पक्का आया हुआ था। और हाँ, तो एक प्रश्न ये हो गया और एक प्रश्न आया हुआ था विद्युत ट्रांसफर में प्रयोग होने वाली गैस। इसमें वैसे तो कई होती, लेकिन जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे उसके हिसाब से नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। एक ये प्रश्न केवल मेरे दिमाग में, मैंने कहा कि ये आया हुआ, लेकिन सभी साथी मना कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मैंने तो इसे अगर आपको बताइए ये आया था या नहीं आया था। सभी मना कर रहे हैं तो नहीं आया होगा शायद। ये मेरे दिमाग में ऐसे रह गया हो कि समवर्ती सूची शिक्षा का विषय, मतलब शिक्षा को समवर्ती सूची के रूप में कब वो किया गया, शामिल किया गया। इस तरह से एक प्रश्न आया था 1976 में। DI अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा देखें तो बहुत आसान था, मांग पर आधारित था। चीनी था, अंडे, दाल कि कौन सी की मांग सबसे कम है, कौन से की ज़्यादा है, तुलना करके बताइए कि मांग किसकी ज़्यादा बढ़ी, किसकी कम हुई। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे 5। तो DI कुल मिलाकर आसान नहीं तो मतलब इस तरह का था। DI ज़्यादा पेन उठाने की, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, बौद्धिक स्तर पर आधारित था। पैसेज बिल्कुल आसान था, 6-7 लाइन का पैसेज था। एकदम से पढ़ो और फटाक से 5 उत्तर लगाओ और नंबर ले लो। पैसेज किस विषय पर आधारित था? सही दोस्त और सही पुस्तक का चयन कैसे करें। पैसेज की शुरुआत इसी होती है कि सही पुस्तक और सही दोस्त का चयन किया जाए। तो ये बहुत बड़ी ये होता है, गलत पुस्तक की और गलत दोस्त की शरण में आने से ये हो जाता है। और इसी तरह के 5 क्वेश्चन आसान आसान से बनाए हुए थे। तो कुल मिला के मुझे लगभग यही प्रश्न याद आए, 30-35-40 के आसपास शायद हो गए। सारे प्रश्न तो याद नहीं आ पाते हैं, आप भी जानते हैं। और जो 5 कथनों वाले होते हैं वो तो बिल्कुल ही याद नहीं आ पाते। एक कथन होता है वन लाइनर तो याद आ जाता है, मुझे नहीं आएगा, दूसरे को आ जाएगा, तीसरे को आ जाएगा, चौथे को आ जाएगा। वन लाइनर को बताना बहुत आसान है, लेकिन 5-5 कथनों वाले जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको बताने में थोड़ा समय लगता है। समय क्या लगता है, वो याद ही नहीं आते, स्मृति में नहीं रहते, क्योंकि पेपर में हम केवल प्रश्न को सोल्व करने में लगते हैं कि एलिमिनेट हो गया, सोल्व हो गया, बस बात ख़त्म। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आज की बातचीत यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य से पढ़ते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के संबंधित सभी जानकारी, वैसे तो नेट से संबंधित ही सारी जानकारी डालता रहता हूँ और हिंदी साहित्य से कुछ ज़्यादा डालता हूँ। तो हिंदी साहित्य के हैं तो जुड़ी जाइए, और अगर हिंदी साहित्य से नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।